नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। देश भर में 18वीं लोकसभा के चुनावी परिणाम के बाद सरकार का गठन किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ ले चुके हैं और ऐसे में अब कयास अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि यूपी में कुछ बड़ा बवाल होने वाला है। यहाँ पर यूपी में कोई बड़ा फेरबदल होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि कल एनडीए की मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ जो बैठे थे तो वहां पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके चेहरे पर कोई नाराजगी या कोई शंका यहाँ पर देखी जा सकती थी। और ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं क्या सीएम योगी आदित्यनाथ का यूपी में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर कोई बड़ा फैसला केंद्र सरकार ले सकती है, पीएम नरेंद्र मोदी ले सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर यहाँ बातचीत करेंगे न्यूज रूम के सहयोगी से और जानेंगे विस्तार से इस पूरे मामले को। तो सबसे पहले सवाल अक्षय से लेंगे। अक्षय, क्या लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर कल एनडीए की मीटिंग में योगी आदित्यनाथ का चेहरा जो उतरा हुआ था, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है? देखिए, वाकई में जो कुछ परिणाम निकलकर सामने आए हैं वो वाकई में यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चिंताएं बढ़ा देने वाले। आप देखेंगे 62 सीटें भाजपा ने 2019 के आम चुनावों में जीती थी और 71 2014 में, हालांकि 19 में भी 9 सीटों का नुकसान 14 की तुलना में जरूर हुआ था। लेकिन अब की बार अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस आंकड़े की अपेक्षा खुद अखिलेश यादव, खुद इंडिया गठबंधन ने, क्योंकि खासतौर पर उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा गढ़ उत्तर प्रदेश बना है बीते 8 से 10 सालों में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का, और पार्टी को 29 सीटों का नुकसान हुआ। किसी ने भी मुझे नहीं लगता शायद सोचा होगा कि सपा भाजपा से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रहेंगी। आप अगर यहाँ जो पूरा चुनावी परिणाम निकलकर सामने उत्तर प्रदेश में उसका अगर नक्शा देखेंगे तो वाकई में हैरान कर देने वाला। तो उसमें और आपने योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया, यहाँ पर सबसे ज्यादा चर्चाओं में योगी आदित्यनाथ के अलावा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रहे हैं। मुरादाबाद में जहां पर भूपेंद्र चौधरी का आवास है, उनका जो निकटतम बूथ पड़ता है, उस बूथ पर भाजपा प्रत्याशी को महज 9 वोट मिले, या कहें बीजेपी को महज 9 वोट मिले। इससे भूपेंद्र चौधरी की जो कुर्सी है वो भी खतरे में आ गई। यही कारण था कि दिल्ली वाली एनडीए बैठक, यहाँ बीजेपी की उत्तर प्रदेश वाली बैठक में यहाँ चौधरी साहब ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। इसके अलावा आपने जिक्र किया एनडीए संसदीय दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ का जिस प्रकार से रवैया देखने को मिला, उनके चेहरे के जो हाव भाव थे वो निश्चित तौर पर इस बात का इशारा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं वो अब तक बीजेपी के प्रदर्शन से निराश है। और लगातार बीजेपी को लेकर बात कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में यहाँ पार्टी के अच्छे बड़े नेताओं के द्वारा भीतर घात किया गया है। गाजियाबाद की लूनी विधानसभा सीट से विधायक उनका भी साफ तौर पर यहाँ पर कहना रहा है कि भीतर घात हुआ है अपने ही उम्मीदवारों के प्रति, और यही मुख्य कारण रहा जहां भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में इतना बड़ा नुकसान हुआ। और अब आप देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं रिपोर्ट आलाकमान ने योगी आदित्यनाथ से भी मांगी है, कारण भी मांगा है कि कारण बताइए कि आखिर ऐसा इतना खराब परिणाम क्यों आया। क्योंकि आप देखिए, अगर आप यहाँ पर किसान आंदोलन को केंद्र में रखेंगे कि किसान आंदोलन के चलते ऐसा हुआ, तो मुझे नहीं लगता मनीष बेहतर होगा। क्योंकि किसान आंदोलन जब 2020 से 21 में हुआ और 21 की वो दिसंबर, 2021 की वो दिसंबर थी जब ये तीनों कृषि कानूनों को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामने आकर के वापस लेने का ऐलान किया था, तो उस वक्त उस किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों पर पड़ा, ना कि लोकसभा चुनावों पर। जब विधानसभा चुनावों पर फर्क पड़ने के बाद भी भाजपा बहुमत पार करने में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में कामयाब रही, तो आधी सीटें लोकसभा में कैसे हो गई, ये बड़ा सवाल उठता है। और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ से आलाकमान ने जवाब भी मांगा है और उसी के चलते वो कहीं ना कहीं उनका वो रवैया, उनका वो रुख, उनका वो चेहरा देखने को मिला। अक्षय, एक सवाल और रहेगा यहाँ पर। जिस तरीके से देखा गया राम मंदिर को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया, तो उसको देखते हुए ये लगता है कि यहाँ पर राम मंदिर के ऊपर जो चुनाव लड़ा गया है उसके बाद भी यहाँ पर अयोध्या में बीजेपी की हार और सीट ना मिलना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है बीजेपी के लिए। देखिए मनीष, मैं चाहूंगा पहले आप इसको सही करें कि सीट अयोध्या नहीं, सीट फैजाबाद रही, फैजाबाद लोकसभा सीट रही। अयोध्या उसके अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। परिणाम आप अगर देखेंगे तो अगर विधानसभा वार यहाँ परिणाम देखा जाए फैजाबाद लोकसभा सीट का, तो अयोध्या में भाजपा जीती है। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक गठबंधन के प्रत्याशी के वोट बैंक की तुलना में ज्यादा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा मुद्दा जो वाकई में बैकफायर किया है भाजपा के लिए, वो 400 पार का मुद्दा था। आप देखिए यहाँ पर 400 पार का जो लगातार नारा बीजेपी और सहयोगी दलों के नेताओं के द्वारा भी दिया गया, उस बीच बीजेपी के कई नेताओं ने यह बयान दे दी कि हम आरक्षण में संशोधन, माफ कीजिएगा, यहाँ पर हम संविधान में संशोधन करेंगे, हम संविधान में बदलाव करेंगे। इसके बाद अमित शाह की वो वायरल वीडियो जिसमें वो कहते नजर आए कि हम आरक्षण बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। यहाँ पर अब वो वीडियो यहाँ पर फेक थी या सच थी,
ये तो कहीं ना कहीं अब जांच के बाद कुछ दिनों में मुझे लगता है पता चल ही जाएगा बेहतर तरीके से। लेकिन उस वीडियो के बाद अब अगर आप गौर करेंगे यहाँ पर, तो दिल्ली पुलिस वीडियो की जांच के लिए तेलंगाना तक पहुंच जाती है और केवल एक वीडियो के लिए, जिसे यहाँ पर भ्रामक बताया गया बीजेपी के द्वारा और कहीं ना कहीं भ्रामक वो वीडियो प्रतीत भी हो रही थी, उस वीडियो की जांच के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री तक से पूछताछ करने की यहाँ नौबत आ जाती है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के भाजपा के लिए सबसे बड़ा जो 400 पार का जो नारा था, उसे आरक्षण से जिस प्रकार से विपक्ष ने जोड़ा कि 400 पार करती ये संविधान में संशोधन कर आरक्षण खत्म कर देंगे, वो सबसे बड़ा यहाँ पर एक मुद्दा माना जा रहा है, जिसके चलते भाजपा ऐन मौके पर आकर के चुनावों में बैकफुट पर आकर वोट बहुत बड़ी संख्या में उसके खिलाफ पड़ा, जिसके चलते वो यहाँ पीछे आ गई। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो ऐसी रह गई है कि भारतीय जनता पार्टी को जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है पिछले लोकसभा चुनाव में 62 सीटें आना और इस लोकसभा चुनाव में 33 सीटें आना, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक फैक्टर यहाँ पर नजर आता है। यूपी में जिस तरीके से सियासत गरमाई है उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद की जा रही थी कि यूपी में वो अधिक से अधिक सीटें निकालने में कामयाब रहेगी। तो अगला सवाल यहाँ पर दिनेश से रहेगा। दिनेश, क्या लगता है कि जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में 62 सीटें आ गई और इस लोकसभा चुनाव में 33 सीटें आ गई, तो बीजेपी ने जो इतने बड़े बड़े दावे किए थे, इतने बड़े बड़े वादे करती हुई आई थी, क्या वो वादे और दावे सब यहाँ पर झूठे होते हैं? और यहाँ पर अखिलेश यादव जो कि 5 सीटों की उम्मीद लेकर बैठे थे, वो 37 सीटें जीत जाते हैं। तो क्या कुछ कमी रह गई बीजेपी की तरफ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को संगठनात्मक रूप से देखें तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो स्थानीय नेता थे उन्होंने भीतरघात यहाँ पर किया है। और जिस तरीके से जो तमाम यहाँ समीक्षा बैठकें चल रही हैं, खुद योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को देखते हुए नजर आ रहे। भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि पार्टी के तमाम ऐसे नेता थे जो खुले मन से खुले यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो विशेष तौर पर मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट जहाँ से संजीव बालियान चुनाव लड़ रहे थे, समाजवादी पार्टी ने हरेंद्र मलिक को चुनावी मैदान में उतारा था और वहाँ पर संगीत सोम जो कि मेरठ की सरदना सीट से पूर्व विधायक है, उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर विरोध किया। और जिस अंदाज में वो कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में पेश आए, जाहिर तौर पर यहाँ पर संगीत सोम ने बड़ा झटका देने का संजीव बालियान को काम किया। इसी तरीके से तमाम सीटें रही जहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी के संगठन के जो लोग थे वही तमाम उन फैसलों से नाराज नजर आए, जिन फैसलों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारियां कर रही थी। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर भुनाने का प्रयास भी करती हुई नजर आई, क्योंकि राम मंदिर का एक बड़ा मुद्दा था, बड़ा प्रोजेक्ट था। इसे जिस तरीके से प्रोजेक्शन किया गया इस लोकसभा चुनाव में, वो एक बड़ा पॉइंट था। भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पर ही 2019 के लोकसभा चुनाव की तर्ज पर इस चुनाव को ले रही थी और उन्हें ये उम्मीद थी कि जब इतने बड़े ये काम किए गए हैं और लंबे समय से जो मांग रही थी उस मांग को पूरा करने की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है कोशिश की गई और उसका अमली जामा पहनाया गया, तो भाजपा को ये उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश मजबूत किला है, ये बचा रहेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने धरातल के मुद्दों को समझा, धरातल पर उतरे, जमीन पर उतर करके समस्याएं जानी लोगों की, उन समस्याओं पर काम करना शुरू किया, लोगों के साथ जुड़ाव करना शुरू किया, यहाँ पर संगठन को मजबूत करने की कोशिश की। और तमाम इन चीजों को लेकर के यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जो फिजाएं हैं वो बदलती नजर आई। अब समाजवादी पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, इससे भाजपा जरूर निराश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सत्ता डगमगाती हुई नजर आ सकती है। जी, तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को लेकर काम किया, वो काम कहीं ना कहीं जनता के मन में बैठ गया और उस काम को लेकर कहीं ना कहीं जनता ने यहाँ पे वोटिंग की और उसके बाद यहाँ पर सपा 37 सीटें निकालने में कामयाब रही और भारतीय जनता पार्टी जो कि बहुत बड़े बड़े दावे करती हुई आ रही थी, यहाँ पर कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आई। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।